नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल जनहित में जारी भाई आदित्य पर। हम फिर से हाजिर हैं एक नई चर्चा के साथ। चर्चा जिनके साथ होने वाली है वो खोजी व्यक्ति हैं, खोजी यानी कि रिसर्च स्कॉलर हैं। रिसर्च स्कॉलर लखनऊ विश्वविद्यालय में हिस्ट्री के साथ कर रहे हैं। ये हमें बहुत उत्सुकता हुई ऐसे जब विद्यार्थी मिल गए हमें, क्योंकि हमें भी हिस्ट्री बहुत पसंद है और हम भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि हिस्ट्री के साथ साथ हम कहाँ तक इसका आर पार या मतलब क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हिस्ट्री विषय के साथ। तो इनसे आज इन सब के बारे में बात करने वाले हैं खास, और साथ साथ में यूजीसी नेट के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये साहब सारिफ हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के आज इनसे बात करने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं फिर इनका। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल जनहित में जारी पर साहब। तो अभी आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिसर्च चल रहा है, क्या टॉपिक है अभी रिसर्च का? मेरा टॉपिक है औपनिवेशिक काल में सिंचाई तंत्र। अच्छा। संयुक्त प्रांत के विशेष संदर्भ में 1854 से लेके 1947 तक। अच्छा, 1854 से लेकर के 1947 तक, यानी कि आज़ादी से पहले तक। अच्छा। हाँ, तो सिंचाई तंत्र के बारे में तो समझना चाहिए। और हम लोग समझते हैं कि सिंचाई नॉर्मल जो है वर्षा हो गई तो सिंचाई हो रही है, और ट्यूबवेल से सिंचाई हो रही है, सोलर सिस्टम से सिंचाई हो रही है, ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, इससे सिंचाई हो रही है। लेकिन पहले सिंचाई कैसे होती थी, इसको तो जानना चाहिए। बताइए कैसे होती थी फिर? आप अगर सिंचाई के बारे में इतिहास को देखते हैं और इतिहास में पीछे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि सिंचाई के जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं हम लोगों को प्रागैतिहासिक समाज से जो है मिलने लगता है। पहला साक्ष्य अगर प्रोफेसर इरफान हबीब के शब्दों में कहा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक जगह है अल्लादीनू। अल्लादीनू? हाँ, वहाँ से जो है नहरों के प्रारंभिक जो है साक्ष्य मिले हैं। और आपको पता होगा, जिसने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है, मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा है, तो सबको पता होगा कि वहाँ से हर घर में लगभग एक कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कुआं मिला है। हालांकि उसका यूज जो है सिंचाई के लिए नहीं होता था। अच्छा। लेकिन फिर भी जो है एक तरीके से जल प्रबंधन की जो प्रणाली थी वो उस समय जो है संपूर्ण विश्व में सबसे श्रेष्ठ थी हमारे इंडिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, नहीं तो ये जैसे नहरों का भी बता रहे हैं, तो नहरें तब भी थी जब बता रहे हैं? नहरें तब भी थी और नहरें जो है अब भी हैं। लेकिन वह फर्क इतना है कि पहले नहरों का ज़्यादा यूज इस्तेमाल होता था, अब थोड़ा कम हो गया है। नहरों को बनाने का कॉन्सेप्ट, पीछे बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है सिंचाई से, इसके अलावा भी कुछ था? नहीं, बहुत पहले से अगर हम देखें तो हमको लोगों को जो ओरिजिन दिखाई देता है नहरों का वो इजिप्ट से दिखाई देता है, मेसोपोटामिया से दिखाई देता है। वहाँ नहरों से सिंचाई होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने बताया ही। उसके बाद जितने भी हिस्टोरिकल रूलर हैं एंशिएंट इंडिया के, चाहे उसमें रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ले, सुदर्शन झील का इतिहास ले ले, और आगे अगर जो है पूर्व मध्यकाल में आएंगे तो जितने भी राजपूत शासक हैं उनके बारे में देख ले। और दक्षिण भारत में विजयनगर के शासक हैं, उन्होंने सिंचाई के लिए काफी काम किया है, इरिगेशन टैंक्स खुदवाए हैं। और एक चीज जानने वाली ये बात है कि दक्षिण भारत में नहरें ज्यादा नहीं थी। अच्छा। दक्षिण भारत में जो सिंचाई हुई है वो तालाब और झीलों से ज्यादा हुई है। उसका कारण आपको भूगोल में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ की जो पठारी भूमि है वहाँ पे नहरें खोदना आसान काम नहीं था। अच्छा। इसीलिए वहाँ पे जो वाटर हार्वेस्टिंग होती थी वो इरिगेशन टैंकों से होती थी, सिंचाई टैंक बनाए जाते थे। कृष्णदेवराय विजयनगर के जो शासक हैं उनका नाम आता है, और वहाँ पे सिंचाई जो है टैंकों से ज़्यादा होती थी। और बड़े बड़े एनीकट बनाए जाते थे। एनीकट मतलब जो है डैम टाइप में होता था काफ़ी ज़्यादा, और उससे जो है वाटर को जो है हार्वेस्ट करते थे और उससे सिंचाई होती थी। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपका टॉपिक है ये इरिगेशन, तो इरिगेशन का हिस्ट्री से अच्छा, ये हिस्ट्री से इरिगेशन में सर्च कर रहे हैं कि चीज़ें उस समय क्या थी और इस समय क्या थी। इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि क्या, जैसे कि मैथ और अगर साइंस की बात करें हम, तो उसमें जैसे क्या रहता है कि साइंस में कोई प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उससे नई चीज़ें निकल रही हैं। या मैथमेटिक्स में देखें तो कोई लीमा प्रूव कर रहे हैं, कोई दूसरा लीमा, या फिर उसको कोई क्वेश्चन चेंज कर दिए, तो उसमें जो है फर्क देख रहे हैं। हिस्ट्री में किस प्रकार से रिसर्च होता है, उसको थोड़ा प्रोसेस को समझाइए। आपको ये पता होगा कि कोई भी रिसर्च जो है एक समस्या के साथ स्टार्ट होता है, एक प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट होता है। और प्रॉब्लम जो है, जो समस्याएं हैं वो मानव समाज में निरंतर रहती हैं, और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग निरंतर खोज करते रहते हैं।
रिसर्च जो वर्ड बना है, री और सर्च मिलके बना है, यानी कि दोबारा खोजते रहें, एक साइकिल चलता रहेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे किसी टॉपिक पर रिसर्च हो चुका है, किसी हिस्टोरियन ने जो है उस पर एक थ्योरी प्रूफ कर दी है, तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने अगर वो थ्योरी प्रूफ कर दी है तो वही सही है। उस पर दोबारा रिसर्च करके उसको गलत साबित किया जा सकता है। ठीक, उसके जो है अलग अलग तथ्यों को उजागर किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हम शुरुआत से अगर इतिहास की बात कर रहे हैं तो हम प्रारंभ से ही बात करेंगे और एंशिएंट इंडिया से ही बात करेंगे, प्री हिस्ट्री से ही बात करेंगे। शुरू में हमको प्रारंभ में पता नहीं था कि जो है मानव समाज के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी नहीं थी। उसमें हम देखते हैं कि पहली बार जब खोज होता है, पाषाण जो औजार मिलते हैं, उसके बाद निरंतर खोज होते रहते हैं। वहीं पे तो समाप्त नहीं हो गया चीज़ें, निरंतर खोज होते रहे, नए नए साइट निकलती रही। आज कल काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है इंडिया की एक साइट है राखी गढ़ी, ठीक, उस पर और एक डॉक्यूमेंट्री अभी जल्दी में बनी है, लगभग 2-4 साल हो गए हैं, सीक्रेट ऑफ सिनोली। अच्छा, तो उसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि उसमें कुछ जो समाधान मिले हैं, म्यूरियल मिले हैं, उसमें कुछ सामान रखे जाते थे एंशिएंट इंडिया में, कई सिविलाइजेशन में, जैसे ताम्रपाषाण काल के बारे में बात करें तो उसमें जो शवों के साथ कुछ ना कुछ रखा जाता था। अब यहाँ पे रिसर्च का विषय ये था कि क्यों रखते थे, क्या ये इनको पुनर्जन्म में इनका विश्वास था, या इनका वही लोक के बारे में, उस लोक के बारे में इनकी जो है कल्पना थी कि ये सामान जो है उनको उस लोक में काम आएगा। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे नाई की छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली हैं शवों के जो है कब्रों के साथ साथ, ठीक, कुछ औजार मिले हैं और साथ ही साथ जो है उनके साथ आभूषण मिले हैं। तो सिनौली में क्या होता है कि एंटीना सॉर्ड मिली है। अभी तक जितनी बार हम देखते हैं जिस साइड से एंटीना सॉर्ड मिली है उसमें हैंडल नहीं लगा होता था। अब हैंडल नहीं लगा हुआ था तो इसलिए लोग समझते थे कि ये फंक्शन वाला हथियार नहीं था, इसको चला नहीं सकते, ये एक प्रतीकात्मक हथियार था, एक प्रतीक के रूप में यूज किया गया था। लेकिन सिनौली से हैंडल मिला है एंटीना सॉर्ड में। अब वो थ्योरी पूरी पलट देता है। अब उससे पता चल जाता है ये फंक्शन में। और कैसे मिला हैंडल, क्योंकि हैंडल लकड़ी का होता था और सिनौली में जो हैंडल पे तांबे के, कॉपर के छोटे छोटे आर्टिफैक्ट जड़े होते थे, ठीक, जिसकी वजह से वो बच गया, डिकम्पोज नहीं हो पाया। ठीक, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं रथ के बारे में, या लकड़ी के जितने भी स्ट्रक्चर हुए हैं वो बने थे, उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वो डिकम्पोज हो गए, खत्म हो गए, खराब हो गए। इसीलिए हम कहते हैं कि रिसर्च जरूरी है। ये एक उदाहरण था कि पहले कौन सी थ्योरी थी, आगे कौन सी थ्योरी आती है और आगे कौन सी थ्योरी आती है, ये निरंतर तो चलता ही रहेगा। और जैसे हम साइंस से इतिहास को कैसे अलग कर सकते हैं या कैसे सिमिलर कर सकते हैं, खोज इसमें भी करते हैं, खोज उसमें भी करते हैं, और मानवता का विकास उससे भी होता है और मानवता का विकास इससे भी होता है। अच्छा, क्यों हिस्ट्री, मतलब ये पहले से मन बना के रखा था कि हिस्ट्री चूज करना है, या किस प्रकार से, मतलब इधर इस दिशा की ओर कैसे मुड़े? इतिहास के साथ आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोगों का विकास कैसे हुआ। अगर हम एक छोटी सी परिभाषा इतिहास की लेते हैं तो इतिहास की परिभाषा में हम देखते हैं कि हमारी आंखों के सामने से, एकदम सिंपल परिभाषा लेते हैं कि हमारी आंखों के सामने से जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, अच्छा, उसको अगर क्रमबद्ध तरीके से हम समझे, जाने, उसका अध्ययन करें तो वही इतिहास है। तो परिवर्तन को आप अगर समझ रहे हैं तो आप इतिहास को समझ रहे हैं। तो आप अगर जानेंगे कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेता हूं मैं बात करने के लिए, समाज शास्त्र के बारे में। जैसे विवाह पद्धति जो होती थी, समाज शास्त्र का टॉपिक है ये। अब आपको भी पता होगा कि पहले जो विवाह होते थे उसमें बारात कितने दिन रुकती थी? 3 दिन रुकती थी, 4 दिन रुकती थी, 7-7 दिन रुकती थी। बारात कैसे जाती थी? डोलियों में जाती थी। आजकल तो गाड़ी हो गई है और एक दिन में और रात में ही बारात वापस आ जाती है। लेकिन उस समय आप अगर आपको कोई बुजुर्ग मिले, ठीक, आपकी दादी हो या कोई भी हो जिसने उस दौर को जिया हो, उससे बात करके देखिए कितना मजा आएगा आपको, कितना कुछ समझ में आएगा कि क्या होता था और कितना हम परिवर्तन आज देख चुके हैं। तो परिवर्तन को समझने के लिए इतिहास जरूरी है और इतिहास मानव को सिखाता है। अब सबसे कॉमन सा जो है एग्जाम्पल है, आप विश्व युद्ध का ले लीजिए।
कि अगर इतिहास ना होता और विश्व युद्ध के बारे में हम लोगों को ना पता होता तो फिर आज क्या हर 2 साल 4 साल में एक विश्व युद्ध जैसी जो है घटनाएं सर पे फिर से मंडराने लगती और हो भी जाता। अभी होने वाले हैं जब इतनी चीजें हैं तो ये नहीं हो रहा है, उसको विश्व युद्ध को चीजें रोकी हुई है, वो इसलिए रुकी हुई है क्योंकि लोगों को पता है, लोगों ने पढ़ा है कि विश्व युद्ध की विभीषिका कितनी खतरनाक थी, कितने लाखों परिवार, लाखों देश बर्बाद हुए इसमें, लाखों परिवार और लाखों शहर बर्बाद हुए इसमें, गांव उजड़ गए, लोग उजड़ गए। तो इससे लोग पीछे हटते हैं चीजों को करने में और उनको पता रहता है कि इस चीज का ये परिणाम होगा। अच्छा, तो इतिहास इसलिए जरूरी है, मानव सभ्यता की पहचान के लिए भी इतिहास जरूरी है। पहले हम क्या थे, अब क्या बन गए हैं। अभी आप अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं तो बहुत सी ऐसी ऐसी क्लिप आ जाती हैं जो पुराने ज़माने की होती हैं, बचपन की होती हैं, जिसमें लोगों को गिल्ली डंडा खेलते हुए दिखाया गया है, टायर चलाते हुए दिखाया गया है। तो हम लोग सोचते हैं ये हम अंतिम पीढ़ी हैं जिसको हम लोगों ने जिया है। आगे की पीढ़ी तो एकदम परिवर्तन की है, नेटवर्क क्रांति की है, वो लोग नहीं जानते हैं। वो बच्चे आजकल के हैं जो बाहर खेलने नहीं जाते हैं और वो मोबाइल चलाते हैं। तो माता पिता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो एक नैतिक सीख के तौर पे अपने जो है इतिहास को बताएं, अपने संघर्ष को बताएं कि हमारे ज़माने में समाज कैसा था, हम कैसे रहते थे, कैसे बाहर निकलते थे, कैसे खेलते थे, लोगों के साथ कैसे जो है बैठते थे, बैठक होती थी, चौपाल होती थी गाँव में और परिवार के लोग इकट्ठा होते थे। हमें तो यही लगता है ना कि चीजें अभी जो पढ़ने से बेहतर है कि उन लोगों से बात करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ सीख सकते हैं और जो आप बात करके सीख सकते हैं वो आप पढ़ के नहीं सीख सकते। ये नेट किस वर्ष हुआ आपका? मेरा पहली बार नेट हुआ है 2019 में और उसके बाद मेरा दूसरी बार नेट हुआ है 2020 में। उसके बाद आपको पता है कि कोविड का समय आ गया था और उसकी वजह से 1 साल एग्ज़ाम नहीं होता है और उसके बाद मेरा जेआरएफ का जो रिजल्ट आता है वो आता है 19 फरवरी 2022 को। 19 फरवरी 2022 को। अच्छा, तो अभी आप जेआरएफ से एसआरएफ हो गए, एसआरएफ को कन्वर्ट हो गए। क्या मतलब प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जब आपका जेआरएफ निकलता है तो जेआरएफ के बाद जो एक स्टूडेंट की पहली नीड होती है वो होती है पीएचडी में एडमिशन लेना। ठीक, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको जो है फेलोशिप प्रदान की जाएगी यूजीसी की तरफ से। जब आपका जेआरएफ का 2 वर्ष पूरा हो जाता है तब वहाँ से आपका एसआरएफ स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें एक प्रोसेस ये होता है कि आपको जो है 3 मेंबर कमेटी अपॉइंट की जाती है, एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट आता है। कॉलेज की तरफ से की जाती है कि बाहर से, मतलब एनटीए करता है? नहीं, एनटीए नहीं करता है, ये यूनिवर्सिटी करती है। अच्छा, और विभाग करता है, विभाग करता है। तो इसमें एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट आता है और वो आपसे इंटरव्यू करेगा और आपसे पूछेगा कि आपकी रिसर्च प्रोग्रेस कितनी हुई है, आपको एसआरएफ में आप कन्वर्ट होने लायक हैं या नहीं है, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग विभाग अलग अलग जो है अपना प्रोसेस करता है। मैंने जब एसआरएफ किया था, दिया था इंटरव्यू, तो उसमें जो है मैंने 2 चैप्टर अपने लगाए थे, मैंने 2 अपने पब्लिश्ड रिसर्च पेपर लगाए थे, 2 सेमिनार लगाए थे और इसके बाद जो है उन्होंने जब मेरा मूल्यांकन किया, इसके बाद मुझे एसआरएफ में कन्वर्ट किया गया। अब आगे के 3 वर्ष, टोटल 5 वर्ष का जो है समय होता है, आगे के 3 वर्ष हमको जो है एसआरएफ मिलेगा। जेआरएफ अप्रोक्सीमेटली 37,000 मिल रहा है। जेआरएफ हाँ 37 मिल रहा है और प्लस एचआरए और कंटिजेंसी की तो हम लोग बात नहीं करते हैं। एसआरएफ में कितना मिलेगा? एसआरएफ में जो फेलोशिप का अमाउंट है वो 42,000 है और एचआरए है, एचआरए तो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के लखनऊ एरिया का एचआरए है वो 7560। इसी को लेकर भी धरना चल रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी में कि ये क्या, इसको बताइए थोड़ा कि अभी क्या चल रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो धरना चल रहा है वो बायोमेट्रिक के विरोध में चल रहा है। जो रिसर्च स्कॉलर को जो है बोल रहे हैं कि आप 11 बजे से लेके 5 बजे तक विभाग में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, जिसके खिलाफ धरना चल रहा है कि अगर कोई भी स्कॉलर डिपार्टमेंट में, विभाग में बैठा रहेगा तो वो रिसर्च क्या करेगा, क्योंकि रिसर्च बंद कमरा नहीं मांगता है, रिसर्च सर्वेक्षण मांगता है। तो रिसर्च के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको
विभिन्न विश्वविद्यालय की पुस्तकालयों में जाना पड़ेगा, राष्ट्रीय और राज्य अभिलेखागारों में जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा ये थोड़ा इसको बताइए कि जेआरएफ से एसआरएफ में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, कि क्या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, फिर इसमें आने के बाद क्या चीज़ें हो जाती हैं? ये जाहिर सी बात है कि जब भी आप थोड़ा ऊपर जाते हैं एक स्टेप, तो जिम्मेदारियां तो बढ़ती हैं। ठीक, जेआरएफ में आपकी कम जिम्मेदारी थी, एसआरएफ में आपकी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, और आपके ऊपर एक प्रेशर भी होता है कि आप सही समय पर जो है अपना काम ख़त्म करें, अपनी थीसिस सबमिट करें, अपना रिसर्च वर्क रखें टीचर्स के सामने। और एसआरएफ में जब होते हैं तो साथ ही साथ आपके जूनियर्स भी आपके पास आ जाते हैं, ठीक, जिनको भी देखना रहता है, उनको समझाना रहता है, सिखाना रहता है, और साथ में उनके लगना रहता है, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो कुछ भी होता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी हम ये तो लोगों नहीं की कि होती है। सारे मिलने पर धौंस जमाने को मिल जाए थोड़ा जूनियर्स पे कि ये ऐसे नहीं वैसे होगा। ये पहले होता था, हाँ, ये पहले होता था, और ये बहुत पहले होता था। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जो जूनियर है, सीनियर है, सब भाई भाई की तरह रहते हैं, और साथ में बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाली समय में रिसर्च करते हैं, और किसी को भी कोई समस्या होती है तो अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकता है, और वो पूरी हेल्प करता है। तो ऐसा ये पहले होता था, अब नहीं होता है। और लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने ऐसा नहीं देखा है कि कोई भी जो है सीनियर जो है किसी जूनियर के ऊपर धौंस जमाए, क्योंकि मैं भी जो है आने वाले समय में जूनियर था, तो मेरे ऊपर तो ऐसा नहीं किया गया, ना मैं अपने जूनियर्स पे करता कभी हूँ। महसूस नहीं किया किस नहीं। प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। ये सब कुछ बढ़िया। अब थोड़ा इस पर नेट और जेआरएफ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जब बहुत चीज़ें हैं उस पर यूट्यूब पर कि क्या क्या चीज़ें, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक जो एस्पिरेंट है अभी जो नेट देने वाले हैं या पेपर अभी होने वाले हैं, क्या उनके लिए एक तैयारी के रूप में, प्रिपरेशन के रूप में किस प्रकार से उनको नोट्स और प्रिपरेशन के बारे में क्या मतलब कैसे होना चाहिए उसको बताइए। नेट की तैयारी करने के लिए तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप जो है स्वयं में सेंट्रलाइज होकर तैयारी करिए, मतलब अच्छा। खुद को केंद्र में रख के। यूट्यूब पे आपको इस समय इस दौर में बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक, मार्केट में बहुत सारी आपको किताबें मिल जाएंगी जो आपका नेट आराम से क्लियर करा सकती हैं, लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपका नेट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप रिसर्च में अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो चीज़ें ये है कि आप जब भी तैयारी करें तो इतिहास से को रिलेट करके ही बताऊंगा, क्योंकि यही मेरा विषय है। तो इसमें जो भी आप इतिहास से रिलेटेड पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें आप रेफरेंस बुक का यूज करिए। अच्छा। रेफरेंस बुक क्या होती है? रेफरेंस बुक जो बड़े बड़े हिस्टोरियन होते हैं जिन्होंने लिटरल रिसर्च करके जो है अपनी थ्योरी दी है, अपना कॉन्सेप्ट दिया है, चीज़ों के बारे में जो है शोध किया है, उनकी पुस्तकें पढ़िए, और उन पुस्तकों का इस्तेमाल करिए जिसने रेफरेंस दिया है, बिब्लियोग्राफी दी है कि मैंने कंटेंट कहाँ से उठाया है। ठीक, ऐसे तो है नहीं कि मैंने एक थ्योरी लिख दी, ठीक, और कहाँ से लिखी है हमको पता नहीं। तो पता होना चाहिए आपको कि ये साहब जो इतिहासकार साहब हैं वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो उन्होंने कहाँ से उठाई हैं। अच्छा। हमको उससे ज़्यादा जानना हो तो हम उस सोर्स पे जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। मार्केट में आजकल जो है गाइड जैसी बहुत सी किताबें आ गई हैं इतिहास पे। तो साहब गाइड वो बताइए, बुक्स कौन कौन तो सी आपके हिसाब से हैं? वन लाइनर पढ़ रहे हैं, जैसे कि उसमें एक वन लाइनर के बहुत सारे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हम घटना चक्र को पढ़कर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर जो है इतिहास को निकाल देंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप उसको रट सकते हैं लेकिन याद नहीं कर सकते। और कितनी मतलब समय कितना रट सकते हैं? इतिहास रटने का विषय नहीं है, इतिहास को रटा जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इतिहास अथाह समुद्र है। आएंगे इस पर आएंगे, पहले साहब ये बताइए बुक्स के बारे में थोड़ा बताइए कि हाँ, बुक्स में जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप कालखंड के हिसाब से जो है दो बुक उठाइए। जैसे एंशिएंट के लिए 2 बुक उठा लीजिए, मेडिवल के लिए 2 बुक उठा लीजिए, मॉडर्न के लिए 2 बुक उठा लीजिए, और ये बेस बुक होनी चाहिए आपकी। यानी कि आप चाहे जितना पढ़ें, अलग से कितनी भी किताबें पढ़ें, लेकिन आपको इनको रिपीट करते रहना है। अच्छा। हाँ, इनको रिपीट करते रहना है। जितनी बार आपको मन लगे, मन हो, समय मिले, आप रिपीट कर दीजिए इसको। जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतनी ही बार जो है आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। मैं बता रहा हूँ कि इतिहास की पुस्तकों के साथ क्या होता है। जब भी आप कोई नई किताबें पढ़ते हैं, किसी रेफरेंस बुक को पढ़ते हैं, तो जब पहली बार पढ़ते हैं तो आप उसको एक सरसरी निगाह में पढ़ते हैं बस, ठीक। दूसरी बार में जब पढ़ते हैं तो वो समझ में आती है आपको किताब, और तीसरी बार में जब उस पुस्तक को आप पढ़ते हैं तो उससे आप कंटेंट निकालते हैं, उससे आप उसका कॉन्सेप्ट निकालते हैं।
फिर उस विषय पे आप बात कर सकते हैं। अच्छा, नेट जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके नोट्स किस प्रकार से बनाए होंगे? नोट्स हमेशा याद रखें कि अपने नोट्स होने चाहिए, किसी दूसरे के नोट्स मत इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से नोट्स बनाते हैं। और मैं कहूँगा, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इतिहास में, मैं तो कहूँगा नोट्स मत बनाइए। अच्छा। और नोट्स बनाते रहेंगे तो सारा समय आपका नोट्स बनाने में चला जाएगा, है ना, बड़ा है कि हाँ, और सिलेबस आपका खत्म नहीं हो पाएगा। और आप चाहते हैं कि साल भर में या 6 महीने पढ़ के हम नेट या जेआरएफ निकाल लेंगे, तो निकाल नहीं पाएंगे। अच्छा। तो नोट्स लिखिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ ना लिखिए। आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, आप पुस्तक को पढ़िए और पुस्तक को पढ़ने के साथ उसका जो पुस्तक के बॉर्डर होते हैं, साइड में होते हैं, इधर होते हैं, उसको जो है कंटेंट को जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पेज का वहीं ऊपर लिख लीजिए। यानी कि जब रिपीट करेंगे आपको तो सबसे पहले नजर पड़ेगी उस चीज पे। सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे आसान तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है। और जब भी आप किसी चीज को लिखते हैं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से याद होती है पढ़ने की अपेक्षा। और आप जहाँ से पढ़ रहे हैं अगर वहीं लिख देते हैं तो वो सबसे अच्छी चीज होगी और ये आपको फायदा करेगा। कि अगर आप बॉर्डर पे चीजें लिखते हुए चल रहे हैं, बॉर्डर पे किताब आपकी है, आपने उसको खरीदा है, आप उसके मालिक हैं, जितना उसको रंगना है रंग डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या आपको समझ में आना चाहिए क्या रंग रहे हैं, जितना रंगना हो रंग डालिए। आपको क्लीन किताब नहीं रखनी चाहिए कि उस पे पेन न चलाएं, पेंसिल न चलाएं उस पे। बहुत लोग दुखी हो जाते हैं बहुत लोग दुखी हो जाते हैं। मैं अपना बताऊं, मुझसे अगर कोई मेरी बुक लेता है कि मुझे पढ़ने के लिए दे दो, तो मैं देता हूँ। और मैं उससे ये भी कहता हूँ कि निसंकोच होकर उस पे लिख सकते हो, पेंसिल चला सकते हो, पेन चला सकते हो। ये मत सोचना कि मैंने किताब दी हुई है और मैंने पढ़ी नहीं है, नई किताब है और इस वजह से आप ऐसा ना करें। तो बिल्कुल करिए, आप लिखते चलिए, हाईलाइट करते हुए चलिए और पुस्तकों को बार बार पढ़िए। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं निकाल पाएंगे उससे आप। हिस्ट्री को जैसे अभी जो स्टूडेंट हैं, या जैसे मान लीजिए हम 8th को बेस मान के चलते हैं, या 6th 7th ऐसे जब स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, जब बच्चों से बात, छोटे छोटे बच्चों से जब बात करते हैं तो उनको वो चीज़ समझ में आती भी नहीं है। अगर हम 10th से बात करें या 12th 11th बात करें तो उनको एक ऐसा क्या, मतलब हिस्ट्री को सिर्फ कहते हैं कि हमको हम पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं, जैसे डेट्स हो गई या फिर कोई इंसिडेंट हो गया है, उस चीज़ को ज़्यादा दिन तक संभाल नहीं पाते हैं। क्या इसके पीछे, मतलब उसका सबसे बड़ा कारण है, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षक। अच्छा। ये 10th में और 8th में 7th में जो आपको शिक्षक पढ़ाता है इतिहास, वो आपको सिर्फ पढ़ाता है, आपको उसका मतलब नहीं समझाता है, आपको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताता है, आपको एक राइट वे में जो है कॉन्सेप्ट तैयार कर नहीं बताता है। तो समस्या ये है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे नमक सत्याग्रह सिलेबस में रहता है छोटे बच्चों के 8th क्लास में, 7th क्लास में, और उसको पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों को ये तो पता रहता है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया, डांडी मार्च किया उन्होंने, ठीक, लेकिन क्यों चलाया, नमक ही क्यों, ये नहीं पता होता है बच्चों का। तो इंटरेस्ट कैसे जगेगा? ठीक, तो नमक के बारे में बताना चाहिए। उस कोर, जो आंदोलन का कोर है, वो क्यों गांधी जी के दिमाग में क्यों आया। अगर वो कोई शिक्षक जो है बच्चों को बता दे और उनके दिमाग में वो जो पुरानी जो छवि है उसको उत्पन्न कर दे, तो बच्चों को कितना मजा आएगा पढ़ने में। वो दृश्य, वो कल्पनात्मक चीजें बताएं, वो मतलब वो पढ़ाएं तो बच्चों को दिमाग में वो चीज आनी चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए, वो चीजें फिल्म जो है दिमाग में वो चलनी चाहिए। कहानी की तरह का बताया जाए उस चीज को कि ये हुआ था, फिर इसके रेफरेंस में ये आई, ये हुआ था। और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो ऐसे पढ़ाते हैं। और हायर लेवल पे तो आपको पता है कि जो लेक्चर लेते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब कॉन्सेप्ट लिंक टू लिंक करते हुए चले जाते हैं इतिहास। और इतिहास आपको पता ही होगा कि पिछली घटनाओं से जुड़ा ही रहता है, कुछ नया नहीं रहता है, हर चीज़ जुड़ी रहती है पीछे से। इसको थोड़ा बताइए कि एक हिस्ट्री का स्टूडेंट अगर कोचिंग करना चाहे, या तो इसकी कोचिंग रहती है कि सिर्फ ऐसे सेल्फ रहता है? कोचिंग रहती है, नेट की कोचिंग रहती है। अच्छा। और जेआरएफ, नेट जेआरएफ सबकी कोचिंग रहती है। ज़्यादातर कोचिंग जो मिलती है हम लोगों को, या ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, वो फर्स्ट पेपर के लिए यूज करते हैं, सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं करते हैं। क्योंकि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हिस्ट्री के सिलेबस को कैसे खत्म कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है कि कोई क्लास लेके आप 4 साल कोचिंग पढ़ेंगे तब वो हिस्ट्री का सिलेबस खत्म होगा। तो सिलेबस वो खत्म करना आसान नहीं है, और इतना बड़ा सिलेबस है। तो
मैं तो यही कहूँगा कि अगर बेस्ट है सेल्फ कर ले। सेल्फ करिए आप, और मदद ले सकते हैं आप, ई कंटेंट का यूज कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल का यूज कर सकते हैं, लेकिन केवल समझने के लिए समझिए उसको क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद आगे जो है काम करिए। लेकिन जितना आप खुद को समय दे सकते हैं, खुद की तरह से तैयारी कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने भी जो है जो तैयारी अपनी की है, मैंने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं अप्लाई किया, ना गया हूँ, ना एडमिशन लिया हूँ, ना पढ़ा हूँ, और जो भी किया है अपने मन से किया है, पढ़ता गया हूँ। और जब पढ़ते रहेंगे आप तो रास्ते अपने आप खुलते रहेंगे आगे के लिए। इसको थोड़ा बताइए कि नेट जेआरएफ हिस्ट्री में एक पीएचडी हमको अंत दिखता है कि आप पीएचडी करके एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। इसके अतिरिक्त हिस्ट्री विषय के साथ हम किन किन दिशाओं में या क्या क्या संभावनाएं हैं तलाशी जा सकते हैं एक विद्यार्थी के लिए? जरूरी नहीं कि सबको पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पद मिल ही जाए, नहीं संभव होता। ये टेक्निकली भी अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली और टेक्निकली दोनों संभव होता है। कहाँ तक और क्या क्या संभावना है कि स्टूडेंट के लिए किन किन क्षेत्रों में भी वो जा सकते हैं? जैसे पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी करने के बाद आप पोस्ट डॉक्टरल कर सकते हैं और जाके विदेशों में जो है पोस्ट डॉक्टरल की डिग्री ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। किसी से आप जो है किसी कंपनी से या किसी जो है इंस्टीट्यूट से आप मिलके कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। किस कोई आईएएस की कोचिंग है, यूपीएससी की कोचिंग है, यूपीपीसीएस की कोचिंग है, उसके क्वेश्चन पेपर आप चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको गाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नोट्स उनके तैयार करवा सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन इतिहास के साथ यही है कि इतिहास के साथ अध्ययन जुड़ा हुआ है, वो नहीं हट सकता। इतिहास के साथ पढ़ा कुछ भी करिए, लेकिन आपको अपना जो है अध्ययन जुड़ा हुआ है, वो नहीं हटेगा, आपका अध्ययन चलता रहेगा। क्या एक कोई बेस्ट बुक बताइए जो हिस्ट्री के, जैसे ये डिवीजन पे हो गए या इस पे अगर कोई पढ़ना चाहे डिवीजन को लेकर के या मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के, कोई बेस्ट बुक कौन सी होगी? मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देखिए, इतिहास में एक चीज और बताना चाह रहा हूँ मैं कि कोई एक किताब बेस्ट नहीं होती है ना। कोई एक किताब से आपका कुछ होने वाला है ना कोई काम चलेगा। कई किताबें। मैं इसीलिए जो है रेफरेंस बुक का जब मैंने मुद्दा उठाया था, बात उठाई थी, तो रेफरेंस बुक में मैंने बुक का नाम नहीं लिया पर्टिकुलर किसी बुक का, और मैंने दो बुक का यूज करने के लिए कहा है। तो इतिहास में एक किताब से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि मेरी पसंद है, मुझे लगता है कि अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो 3 किताबें हैं जो मुझे पसंद हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन, वो बहुत अच्छी है। अब हर किताब का जो कंटेंट है वो अलग अलग कंटेंट जो है अलग अलग चीज़ों के लिए वो बेस्ट है। जैसे शेखर बंदोपाध्याय का जो कंटेंट है वो मुझे सोशल इविल बहुत पसंद आया। जो सामाजिक कुरीतियां हैं, सती प्रथा हो गया, आर्य समाज हो गया, वो कंटेंट उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, नए अप्रोच से लिखा हुआ है। और जैसे सुमित सरकार की बात करें, सुमित सरकार बहुत बड़े हिस्टोरियन है, तो उनकी पुस्तक की बात करें आधुनिक भारत, तो उसमें उन्होंने जो फोकस किया है वो एक तरीके से मार्क्सिस्ट अप्रोच से लिखा है। तो मजदूरों के बारे में, ट्रेड यूनियन के बारे में, किसानों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, ये इस हिस्सा आपको जो है पढ़ के मजा आएगा। और ऐसे ही अगर जो है आप विपिन चंद्रा की बात करते हैं तो फ्रीडम मूवमेंट में आप जब उनको पढ़ेंगे तो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या नेशनल मूवमेंट है अपना, गांधी, नेहरू, तिलक, ये पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा। तो सब पुस्तकों का जो है अलग अलग, अच्छा, हर एक चीज के लिए आप अलग अलग चीजें, अलग उनके ऑथर्स के देखेंगे कि इन पर इनकी ज्यादा पकड़ है। हाँ, ऐसा करना जो है आपके लिए अच्छा होगा। आपको वैरायटी भी मिल जाएगी चीजें, क्या क्या विचार इनके मिल रहे हैं या इनके मिल रहे हैं। इतिहास यही तो है। इतिहास में आप जब भी किसी जो है प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको साथ में लिखना चाहिए कि इस इतिहासकार ने ये कहा है, इस इतिहासकार ने ये कहा है, और इनकी ये थ्योरी है, जो आगे चल के इनकी ये थ्योरी दूसरे काट देते हैं और उस पर संशोधन हो जाता है। तो ये आपको लिखते रहना चाहिए। नंबर यही देगा आपको, कहानी नंबर नहीं देगा। कहानी तो आपको नंबर छोटे स्तर पे देता है, 12th में देता है। अब जैसे ऑप्शनल में जाएंगे, यूपीएससी में जाएंगे, तो आपको क्रीम निकालना होगा इतिहास से, और क्रीम आप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। अच्छा, यूपीएससी बता रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी बहुत जोर दिया जाता है। हाँ, एनसीईआरटी रगड़ दीजिए एकदम, मतलब एकदम रगड़ के आप चाट जाइए उसको, कि बिना उसको एक एक चीज, एक एक तथ्य, एक चीज। एनसीईआरटी के अलावा भी कोई है ऐसी बुक्स कि उतना ही रेफरेंस माना जाए, उतनी ही तथ्यात्मक मानी जाए वो चीजें? एनसीईआरटी इसलिए सजेस्ट की जाती है यूपीएससी के लिए क्योंकि आपको भी पता है कि एनसीईआरटी बेस है,
बेसिक से उठाता है चीज़ों को, एकदम छोटे से उठाता है और चीज़ों को समझाता है कि कैसे चीज़ें हुई। तो इससे एक कॉन्सेप्ट बनता है और जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तब तक आप बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये है कि आपको एनसीईआरटी तो वास्तव में बहुत ज़रूरी है लोगों को पढ़ना, जो इतिहास के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं और उनको इतिहास के क्षेत्र में आगे जाना है या उसकी तैयारी करनी है। तो एनसीईआरटी तो अच्छी है किताब। जैसे बहुत लोग साइंस से हैं, उनको इतिहास पढ़ना है तो एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी उनको बेसिक चीज़ें समझा देगी कैसे क्या हुआ था, और आगे जो किताबें उनको पढ़नी है वो एनसीईआरटी के बाद ही पढ़ें। तो ये साहब थे हमारे साथ, विश्वजीत साहब, जिनसे हमने कायदे से बात कर ली है। अगर आपके मन में कोई शंका हो या सवाल हो तो आप हमें कमेंट में चेप सकते हैं, मौका मिलते ही आपको हम जवाब देने का भरसक प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल पर आए और हमसे खुल के बतिए।